हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमोलिकुल चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी का। और ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखें तो कंटेंट कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए के बारे में जिक्र करेंगे। ये सिर्फ कंटेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो चूंकि ये चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और मॉलिक्यूल। तो बायो वर्ड कहीं ना कहीं बायोलॉजी को रेफर करता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म लगता है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिलता जुलता हुआ हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मिलते जुलते हुए फॉर्म का स्टडी करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं, तो अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से इसका डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एनर्जी सोर्स होता है। मतलब प्लांट और एनिमल को एनर्जी जिस सोर्स से मिलता है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट है। उसी के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर एनर्जी सोर्सेज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्लांट और एनिमल के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन हो गया। अगर हम केमिस्ट्री के डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में लोगों को पता था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कहीं भी अगर हाइड्रेट वर्ड लिखा गया तो हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल होगा। अगर कहीं पे H2O मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रेट है। और ये हाइड्रेट किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बन का हाइड्रेट होता है। इसका मतलब कि अगर कभी कार्बन के साथ हाइड्रेट यानी कि H2O जुड़ा हुआ मिल जाए तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज़ द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मीन्स दैट सबस्टांस इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है कि जब हमको कार्बोहाइड्रेट का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो इसको हम CxH2O के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि C जो है ये हमारा कार्बन को इंडिकेट करता है एंड H2O रिप्रेजेंट्स द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CxH2O। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हमारा CxH2O हो सकता है। मतलब कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को CxH2O के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस कंपाउंड को बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिकल डेफिनेशन था, यानी पुराना वाला ओल्ड डेफिनेशन था। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड को हम CxH2O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इस C6H12O6 को हम कोशिश करते हैं कि क्या ये जो C6H12O6 है, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ CxH2O। मीन्स क्या ये हमारा जो ग्लूकोज है, क्या ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो अगर हम इस C6H12O6 को इस CxH2O के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज हमारा भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इस C6H12O6 को हम C6 और H2O का होल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये H2 ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर H12 हो जाएगा और ये O1 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर O6 हो जाएगा। यानी इस ग्लूकोज को हम C6H2O का होल 6 भी लिख सकते हैं। यानी ये देखने में CxH2O का होल 6 लग रहा है, होल CxH2O का होल Y इस फॉर्मेट का दिख रहा है हमको। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6 उसको हम CxH2O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ग्लूकोज है ये क्या है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर दूसरे तौर पे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे
तो हमारे पास कितना टोटल कार्बन एटम है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो 4, 3 और एक हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन टोटल काउंट करें तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, यानी ऑक्सीजन है 2। इस C2H4O2 को क्या हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो इसको हम C2 और H2O का होल 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो है C2H2O का होल 2 ये भी CxH2O के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एसिटिक एसिड या विनेगर, या इसी को हम इथानोइक एसिड भी कहते हैं। इथानोइक एसिड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड है, इसमें C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसी का दूसरा नाम इथानोइक एसिड भी होता है। इस इथानोइक एसिड को C2H4O2 को हम लोग CxH2O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो इथानोइक एसिड होगा ये भी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इस इथानोइक एसिड का जो फॉर्मूला था CH3COOH, इसको हम CxH2O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट का जो ओल्ड डेफिनेशन दिया जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसको बाद में चल के छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि हर एक कंपाउंड उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता था CxH2O को, उसको सेटिस्फाई नहीं करता था। इस कारण से कार्बोहाइड्रेट का जो ओल्ड डेफिनेशन था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बाद में जाके देखा गया क्या कि कार्बोहाइड्रेट का अगर ये डेफिनेशन नहीं है तो कुछ नया होना चाहिए था जो इसको फुल्ली डिफाइन कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट का अब जो नया डेफिनेशन आया बाद में, वो ये आया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब कि इसमें कुछ वर्ड आ रहा है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, हम लोग पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है कैसे पता चलता था वहाँ पे, तो वहाँ ये देखते थे कि जैसे सपोज करें कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन हो जाए, सपोज करें कि ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस साइड से हमारे पास PPL आ रहा है। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन से पास करें और ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि एक डायरेक्शन में अरेंज्ड लाइट को जब बाहर निकाले तो उसको किसी न किसी डायरेक्शन में रोटेट करा दे, यानी कि ये सॉल्यूशन इस लाइट को क्या करे कि या तो इसको हल्का क्लॉकवाइज रोटेट करा दे या इसको हल्का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे। अगर कभी ऐसा करता है, यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो PPL को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करा दे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दे रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो सॉल्यूशन होगा वो भी PPL को क्या करेगा कि किसी न किसी डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। आइदर दिस कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन विल रोटेट द PPL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्टिकली एक्टिव का ये मतलब होता है। फिर है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स, पॉली मीन्स होता है मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स होता है OH, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा OH ग्रुप भी होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा उसके अंदर बहुत सारा OH ग्रुप लगा हुआ होगा, साथ ही उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। अब एल्डिहाइड का मतलब फंक्शनल ग्रुप कैसे देते थे उसको, सिंगल बॉन्ड CHO से, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कैसे देते थे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और दोनों एंड पॉइंट इसका फ्री होता था, इधर से भी कोई जुड़ सकता है, इधर से भी कोई ग्रुप जुड़ सकता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है, और इसमें क्या कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है, मतलब कि ये पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकता है। दूसरा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एल्डिहाइड्स है और साथ साथ कीटोन है। मतलब या तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये कंपलसरी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, साथ ही उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, मतलब बहुत सारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई ना कोई एक प्रेजेंट ही होगा उसमें। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड एक फंक्शन ग्रुप है, उसके अंदर एल्डिहाइड होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा एक ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारा OH ग्रुप वाला ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है जिसमें या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह। इसी कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी देते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हम हाइड्रोलिसिस अगर कराएं, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मिलता है, वो कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब इसमें एक वर्ड नया आ रहा है, हाइड्रोलिसिस। इस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर हम कभी किसी केमिकल कंपाउंड का हम वाटर के साथ रिएक्शन करा के ब्रेक डाउन करा दें, हम इधर सपोज करें कोई भी कंपाउंड ले लिए, ये हमारा हो गया X, इसका हम जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं और वाटर के साथ रिएक्शन से अगर ये कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब कुछ चीज़ हमको मिल जाए, एक दो चीज़ मान लिए, यहाँ पे ये पहला चीज़, यहाँ पे ये दूसरा चीज़ मिला, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड का जब वाटर से रिएक्शन हुआ तो ये कंपाउंड वाटर के प्रेजेंस में आने के कारण क्या हुआ, दो सबस्टांस में डिसोसिएट हो गया। यानी इसी को कहते हैं केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ सबस्टांस ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर। यानी इस सबस्टांस एक्स का वाटर से जब रिएक्शन हुआ तो वाटर से रिएक्शन होने के कारण ये सबस्टांस एक्स दो नए सबस्टांस में ब्रेक डाउन हो गया। इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का अगर हम सिंपल वर्ड समझे तो कहीं भी हाइड्रोलिसिस वर्ड लिख जाए, इसका मतलब है कि हम उसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन कराने से वो सबस्टांस दो या तीन या फिर ज़्यादा नए नए सबस्टांस में डिसोसिएट हो रहा होगा। तो वही हाइड्रोलिसिस का मतलब है केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर। यानी किसी कंपाउंड का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो कंपाउंड अगर ब्रेक डाउन कर जाए यानी टूट जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं। इतना चीज़ रहा। तो इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या सीखें? तो पहले अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन समझें तो बायोलॉजी के हिसाब से क्या डेफिनेशन होता है कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एनर्जी सोर्स के जैसा काम करता है। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन समझें तो ये हमको ये बतलाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसी ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, तो CxH2O के फॉर्मेट में करते थे, जिसको बाद में जाकर के नेगलेक्ट किया गया। क्यों नेगलेक्ट किया गया? क्योंकि ग्लूकोज जो था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 था। तो ये क्या करता था कि कार्बोहाइड्रेट को, इस C6H12O6 को हम कार्बोहाइड्रेट के रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी कि CxH2O के फॉर्मेट में लिख सकते थे। लेकिन जब एसिटिक एसिड को देखा गया, विनेगर जिसका फॉर्मूला CH3C OH होता है, तो इसको भी C2H2O का होल 2 यानी CxH2O के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। इसका मतलब है कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड था यह भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये तो एसिड है। तो इसीलिए बाद में जा करके कार्बोहाइड्रेट का ये जो ओल्ड डेफिनेशन था इसको कैंसिल कर दिया गया कि ये डेफिनेशन सही नहीं है। और फिर कार्बोहाइड्रेट का फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या था? तो कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डेफिनेशन था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है, यानी कि पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा OH ग्रुप होगा ही होगा। एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, यानी उसके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन हो। दूसरा डेफिनेशन उसी का कैसे दिया गया कि ऐसा मॉलिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन कराएं, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने से वो हमको क्या देगा, हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दे।
मतलब कि जब हम उसका पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमको बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारा OH ग्रुप वाला हमको या तो एल्डिहाइड दे दे या फिर कीटोन दे दे, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन था, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो यहाँ पे ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अगर टेस्ट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट इज स्वीट इन टेस्ट, की कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होता है इसी कारण से। और कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहे जाने के कारण ही केमिकली, चूँकि इस शुगर को सैकेराइड्स बोला जाता है, केमिकल अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो शुगर मतलब सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को भी अक्सर सैकेराइड्स के साथ इंडिकेट किया जाता है। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है कि हाइड्रोलिसिस के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें, तो रिएक्शन कराने से हमको ये देखना है कि उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन करा दें और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने से हम ये देखते हैं कि उसका कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि कितने प्रोडक्ट में वो डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, उसी बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि ऐसे हम देखें तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसका हम H2O H+ के प्रेजेंस में लेंगे। एक वर्ड और आगे यहाँ पे H2O/H+। H+ जो है ये एसिड के प्रेजेंस को इंडिकेट कराता है। अब एसिड के प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, तो अगर कभी किसी का रिएक्शन H2O से होता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया। लेकिन कभी कभी H2O/H+ लिखा रहता है, या शॉर्ट में इसी को लिखा हुआ मिलेगा H3O+। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जो वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में है। मतलब है कि वहाँ जिसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज करें यहाँ कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा इसका रिएक्शन डायरेक्टली पानी से, प्योर पानी से नहीं हो रहा होगा, उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ एसिड का प्रेजेंस भी होगा। यानी कि वाटर प्लस एसिड का कुछ ना कुछ लिटिल अमाउंट भी रहता है। तब हम कहते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट का क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे H2O/H+ लिख दे या फिर लिख दे H3O+। इसका मतलब होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, इसी को शॉर्ट में हाइड्रोलिसिस कह देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ डॉट डॉट इंडिकेट करा दिए हैं। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराने से बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है। इसी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसी के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग करेंगे कि ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है हमारा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा पार्ट है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा पार्ट होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। अब इन सारे में सैकेराइड्स वर्ड आ रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि सैकेराइड्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होता है, इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसी सैकेराइड का केमिस्ट्री में ही मतलब उसका शुगर यानी कि मिठास यानी कि स्वीटनेस से होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप हो गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट लें जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको एक ही प्रोडक्ट मिले। हम ये चीज़ बोल दिए कि हम कोई कार्बोहाइड्रेट लिए जिसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से एक ही प्रोडक्ट मिला, यानी कि हम एक रिएक्टेंट लिए थे, हमको एक ही प्रोडक्ट मिला। यानी हम सिंपली ऐसा भी तो कह सकते थे कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, हम ये चीज़ बोल सकते हैं हम एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट लिए, एक ही प्रोडक्ट मिला,
यानी कि ये चीज़ डिसोसिएट हुआ ही नहीं होगा, हम ये चीज़ कह सकते हैं। इसका मतलब एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे एक ही प्रोडक्ट मिलता है उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। इसी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट था, अगर इसका ब्रेकडाउन होना था तो कम से कम दो बनता, तभी हम कहते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट भी एक था और प्रोडक्ट भी एक ही बना। इसका मतलब है कि इस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, यानी कि इसका केमिकल ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं वाटर के रिएक्शन के कारण। तो इसी कारण से हम इसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। यानी कि मोनोसेकेराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। और अगर हाइड्रोलिसिस का जिक्र करना है तो ये बोलेंगे कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस से एक ही प्रोडक्ट बने, कहने को कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है इसका, कि कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस हो ही ना सके। अब इस मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज, और इन तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब अब क्या होता है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको 2 से लेके 10 प्रोडक्ट मिलता है, या 2 से लेके 10 हमको मोनोसैकेराइड मिले। यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं या फिर पानी के रिएक्शन के कारण उसका केमिकल ब्रेकडाउन कराएं, तो ब्रेकडाउन के कारण हमको 2 से लेके 10 प्रोडक्ट अगर मिलता है तो हम उसी को क्या बोलेंगे कि वो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है। अब इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ये और ये हो गया दूसरा। तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराने से 2 प्रोडक्ट मिला, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड्स बोल सकते हैं। ये डाइसैकेराइड भी एक ओलिगोसैकेराइड्स ही है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आएगा, तो किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराने से जब 2 से 10 प्रोडक्ट बनेगा तो वो हर एक कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएगा। वही ओलिगोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स कब कहलाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस होने पे अगर 2 ही प्रोडक्ट या 2 मोनोसैकेराइड मिलता है। तो ट्राइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड को कब बोलेंगे, जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको 3 प्रोडक्ट मिल जाए तब। अगर 3 प्रोडक्ट मिल गया हाइड्रोलिसिस कराने पे तो हम वैसे कार्बोहाइड्रेट को ही हमको क्या बोल देना है कि वो हमारा ट्राइसैकेराइड है, और ट्राइसैकेराइड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, तो सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज भी होता है। और ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सब तरीके से देखा जाए तो ये हमारा डाइसैकेराइड का फॉर्म है, मतलब तो वो ओलिगोसैकेराइड में तो आया ही आया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इसका पार्ट, कार्बोहाइड्रेट का थर्ड क्लासिफिकेशन इसका, सॉरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन का इसका जो तीसरा पार्ट है पॉलीसैकेराइड्स। तो नाम में ही है पॉलीसैकेराइड्स, इसका मतलब है कि इसमें हमको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोलिसिस करने पे। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको मोर देन 10 प्रोडक्ट मिलता है। खास करके हमको 100-200 इतने नंबर में प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलिसिस कराने से। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट का ही उसका नेमिंग करना है, उसका पॉलीसैकेराइड्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में, चाहे वो स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, या फिर हमारा ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, राइबोज हो, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक था, जो सेकंड कंटेंट था इस वीडियो का, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इस क्लासिफिकेशन में हम किस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था। तो हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ये देखना था कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट ये हाइड्रोलिसिस कराएं तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, उन्हीं प्रोडक्ट की बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो या तो एक प्रोडक्ट मिले, या तो ऐसे बोल सकें, या फिर सीधे सीधे कहना क्या है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस हो ही ना सके उसको हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो ओलिगोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको 2 से 10 प्रोडक्ट मिलता है, या 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलता है। उसी ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट होता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, फिर उसी हिसाब से टेट्रासैकेराइड कह सकते हैं। तो डाइसैकेराइड कब बोलेंगे, जब हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको 2 प्रोडक्ट मिले या 2 मोनोसैकेराइड मिले। ट्राइसैकेराइड कब कहना है, तो ट्राइसैकेराइड हम तब बोलेंगे जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको 3 प्रोडक्ट मिले।
फिर आता है हमारा, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, तो जब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, या फिर हमको 100, 200, 300 इस टाइप का नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, तो इसी को हम पॉलीगोसेकेराइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दो कंटेंट इस वीडियो में कवर किया गया है, जिसमें हमारा एक तो डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।